नमस्कार दोस्तों, मैं जयराम पटेल आज़ाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित सीरीज में हम मध्य प्रदेश का इतिहास देख रहे थे। मध्य प्रदेश का इतिहास हम वंशावली के आधार पर देख रहे थे। साथियों, आज हम एक ऐसे वंश के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने बुंदेलखंड के इतिहास को स्वर्णीय शब्दों में उभेरा है। साथियों, यहाँ की स्थापत्य कला इस वंश का साक्षात प्रमाण है। जी हाँ साथियों, मैं चंदेल वंश की बात कर रहा हूँ। हेडिंग डालिए, चंदेल वंश। चंदेल वंश। साथियों, चंदेल वंश प्रारंभ में गौड़ हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? गौड़ हुआ करते थे। जो चंदेल वंश के पूर्वज थे साथियों, ये पितहारों के सामंत भी हुआ करते थे। जो यहाँ इनके पूर्वज थे, पितहार राजवंशों के यहाँ सामंत हुआ करते थे। लेकिन कुछ समय पश्चात यहाँ एक शासक हुए, नन्नौख। देखिए थोड़ा, जो चंदेल थे, चंदेल मुख्य रूप से गौड़ हैं। कौन है? गौड़। साथियों, चंदेल प्रारंभ में या इनके पूर्वज पितहारों के सामंत हुआ करते थे। किसके? पितहारों के। क्या हुआ करते थे? सामंत। साथियों, इस वंश में एक व्यक्ति हुए, नन्नौख। क्या नाम था इनका? नन्नौख। साथियों, नन्नौख ने 831 ईस्वी में एक स्वतंत्र वंश चलाने की बात सोची और इन्होंने पितहारों से अलग होकर एक स्वतंत्र वंश की स्थापना की, जिसे चंदेल वंश नाम दिया गया। नन्नौख ने कब? यानी 831 ईस्वी में चंदेल वंश की स्थापना की। किस वंश की स्थापना की? चंदेल। और खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी किसे बनाया? खजुराहो को राजधानी खजुराहो को बनाया। इसके बारे में जरा फिर से सुनिए। साथियों, चंदेल थे वो प्रारंभ में मूलतः गौड़ थे। जो इनके पूर्वज थे वो पितहारों के सामंत हुआ करते थे। इस वंश में एक व्यक्ति हुए, नन्नौख। नन्नौख ने इस वंश की स्थापना की 831 ईस्वी में और खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया। साथियों, नन्नौख के उत्तराधिकारी हुए, क्या हुए? नन्नौख के उत्तराधिकारी जयशक्ति। क्या हुआ? जयशक्ति। इस जयशक्ति के नाम पर साथियों बुंदेलखंड का नाम जेजक भुक्ति पड़ा। क्या पड़ा? इस जयशक्ति का नाम पर बुंदेलखंड का नाम जेजक भुक्ति। बुंदेलखंड का दूसरा नाम क्या है? जेजक भुक्ति है। साथियों, यह जो नन्नौख का उत्तराधिकारी हुआ, जयशक्ति, इस जयशक्ति के नाम पर ही बुंदेलखंड का दूसरा नाम क्या पड़ा? जेजक भुक्ति हुआ। साथियों, चंदेल वंश में एक प्रमुख शासक हुए, यशोवर्मन। इन यशोवर्मन ने क्या किया? कौन शासक हुए? यशोवर्मन। यशोवर्मन। इस यशोवर्मन ने पितहार शासक राजदेवपाल को पराजित किया। किसे पराजित किया? पितहार शासक। पितहार शासक
राजदेवपाल। राजदेवपाल को पराजित किया और कन्नौज को अपने हवाले छीन लिया, यानी कन्नौज को छीन लिया। पराजित करने के बाद क्या मिला? कन्नौज। कन्नौज पर अधिकार कर लिया। किसने? यशोवर्मन ने। साथियों, कन्नौज बुंदेलखंड में भी है, बुंदेलखंड में ही है। यह बांदा के आसपास है, बांदा जिले के अंतर्गत आता है कन्नौज। यहाँ एक फैक्ट पूछ लिया जाता है कि लीलकंठेश्वर का मंदिर कहाँ है? तो यहाँ लीलकंठेश्वर का मंदिर कहाँ है? यानी नीलकंठ महादेव का मंदिर कहाँ है? कन्नौज में है। किसका? नीलकंठ। नीलकंठ महादेव का मंदिर कहाँ है? कन्नौज में है। यहाँ से कन्नौज से एक फैक्ट पूछ लिया जाता है। पितहारों से किसने छीना? यशोवर्मन ने छीना। साथियों, यशोवर्मन के उत्तराधिकारी हुए धंगदेव। कौन हुए? यशोवर्मन के जो उत्तराधिकारी हुए वो धंगदेव हुए। साथियों, यशोवर्मन का उत्तराधिकारी धंगदेव हुआ। कौन हुआ? धंगदेव। साथियों, धंगदेव को चंदेल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यहाँ से फैक्ट है क्या? धंगदेव को चंद्र वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि बहुत प्रतापी शासक था। इसने यशोवर्मन ने कन्नौज को छीन तो लिया था, लेकिन पितहारों से वापस ले लिया था। लेकिन धंगदेव ने क्या किया? कन्नौज पर आक्रमण तो किया और कन्नौज को वापस छीना। वापस छीनने के बाद कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। जब कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया तो पितहारों को कन्नौज छोड़ना पड़ा और वो पूर्णतः चंदेलों के अधीन हो गया कन्नौज। इसलिए यहाँ से धंगदेव को चंदेल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसके बाद धंगदेव ने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया। जब साथियों धंगदेव ने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया तो यहाँ पर उसने कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण किया, जैसे बैजनाथ, बैद्यनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर। कौन सा नंबर? विश्वनाथ। बैजनाथ, विश्वनाथ और एक और मंदिर का निर्माण किया, जिननाथ। क्या? जिननाथ। जिननाथ। साथियों, इन 3 महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण किसने किया? धंगदेव ने। कौन कौन से हैं? बैद्यनाथ, विश्वनाथ और जिननाथ। साथियों, चंदेल वंश के राजा धंगदेव ने प्रयागराज में जल समाधि ले ली और अपने प्राण पंचतत्व में विलीन कर दिया। किसने? धंगदेव ने। क्या किया? धंगदेव की मृत्यु कैसे हुई? तो इन्होंने प्रयागराज में जल समाधि ली थी। क्या समाधि ली थी? जल समाधि। जल समाधि। साथियों, धंगदेव के जो धंगदेव के जो उत्तराधिकारी हुए उनका नाम था गंडदेव। क्या नाम था उनका? गंडदेव। साथियों, गंडदेव का इतिहास मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में थोड़ी कम मिला है। ये थोड़ी अपने काल के वर्चस्वहीन शासक रहे हैं, इसलिए इनका इतिहास पढ़ा नहीं जाता, कहीं किसी किताब में नहीं दिया गया है। सिर्फ एग्जाम में पूछ लिया जाता कि धंगदेव का उत्तराधिकारी कौन बना था, तो नाम आता है किसका? गंडदेव का। गंडदेव का जो उत्तराधिकारी आया विद्याधर, क्या आया? इसका उत्तराधिकारी कौन आया?
विद्याधर। साथियों, विद्याधर इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इस वंश का विद्याधर, साथियों विद्याधर चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसके शासनकाल में कब 1919 से 1019 से 20, इस समय महमूद गजनी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। किसके समय में? राजा धंगदेव के समय में। क्वेश्चन आता है, कन्नौज पर जब महमूद गजनी का आक्रमण किया तब वहाँ का शासक कौन था? धंगदेव था। बुंदेलखंड में किसके शासनकाल में महमूद गजनी ने आक्रमण किया? तब भी क्वेश्चन आता है धंगदेव का। अगर सन की बात पूछें तो 1019 से लेके 1020 के मध्य महमूद गजनी ने बुंदेलखंड पर शासन आक्रमण किया और कन्नौज को लूटने के लिए गया, क्योंकि वहाँ पर किसका मंदिर था? नीलकंठेश्वर का मंदिर था। यहाँ पर स्वर्ण जो है स्वर्ण चांदी से बना हुआ था, इसलिए इसे यहाँ का धन लूटने के लिए डरा था। तब यहाँ का शासक कौन था? धंगदेव था। धंगदेव ने उससे युद्ध किया, जमकर मुकाबला किया और गजनी को वापस जाना पड़ा, यानी गजनी को पराजित होना पड़ा। इसलिए यह इस समय भारत का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने गजनी को पराजित किया, गजनी को हराया। यानी इस काल का यह भारतवर्ष का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? विद्याधर। विद्याधर किस वंश का था? यह चंदेल वंश का था। साथियों, विद्याधर ने मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण कराया। कहाँ है? खजुराहो में। तो विद्याधर ने क्या किया? खजुराहो में कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण कराया। साथियों, खजुराहो का एक और महत्वपूर्ण मंदिर है, अधिकांशतः एग्जाम में पूछा गया है, विष्णु जी का चतुर्भुज मंदिर। जो विष्णु जी का खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर है, इसका निर्माण किसने कराया? साथियों, इसका निर्माण चंदेल वंश के शासक यशोवर्मन ने कराया था। किसका? विष्णु मंदिर। इसे चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण किसने कराया था? यशोवर्मन ने। साथियों, यहाँ से एक और फैक्ट निकल के आता है कि चंदेल वंश के लेखों में, जो चंदेल वंश के लेख हुए हैं, इन लेखों में सर्वप्रथम ही देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? देवनागरी लिपि का। देवनागरी। जो चंदेल वंश के लेख मिले हैं वो किस लिपि में लिखे गए हैं? देवनागरी। देवनागरी लिपि में चंदेल वंशों ने ही प्रारंभ की थी। यानी देवनागरी लिपि किसने, क्वेश्चन बनता है, देवनागरी लिपि किसने प्रारंभ की? तो है चंदेलों ने प्रारंभ की। साथियों, चंदेल वंश का अंतिम शासक हुआ परमादिदेव। परमादिदेव। साथियों, इसके शासनकाल में इसके दो प्रमुख योद्धा हुआ करते थे, सेनापति हुआ करते थे। आलाउदल। कौन से? आलाउदल। आला और एक था उदल। साथियों, ये दोनों सेनापति, ये दोनों योद्धा पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते समय पराजित हुए और मारे गए। कौन से? आलाउदल कहाँ मारे गए? जब पृथ्वीराज चौहान ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया, खजुराहो पर आक्रमण किया, तो आलाउदल परमादिदेव के बहुत सेनापति थे, तो इस युद्ध में ये दोनों पराजित हुए। आगे चलकर 1203 ईस्वी में
कब? 1203 में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया और परमादिदेव को पराजित किया। किसे पराजित किया? परमादिदेव। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सल्तनत कालीन किस शासक ने परमादिदेव को पराजित किया? तो नाम किसका आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि बुंदेलखंड को कब दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया? कुतुबुद्दीन के शासनकाल में। अगर टाइम की बात करें तो 1206 या कहीं कहीं 1205 मिलता है। 1205-06 में बुंदेलखंड को दिल्ली में मिला लिया गया। साथियों, इस वंश का एक और अंतिम शासक जो था कीरत सिंह। क्या नाम था इसका? कीरत सिंह। कीरत सिंह। साथियों, इस कीरत सिंह को शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। किसने पराजित किया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने से पराजित किया। साथियों, इसकी एक पुत्री थी दुर्गावती। क्या नाम था इसका? दुर्गावती। दुर्गावती। साथियों, इस दुर्गावती का विवाह मंडला के राजा दलपत राय से हुआ था। यानी मंडला के राजकुमार किससे हुआ था? दलपत राय से हुआ था। दलपत राय। चंदेल वंश का इतिहास मध्य प्रदेश के सापेक्ष में हमें इतना ही पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे परमार वंश यानी मालवा का इतिहास। हेडिंग डालिए परमार वंश। परमार वंश। साथियों, परमार प्रारंभ में राष्ट्रकूटों के सामंत हुआ करते थे। किनके सामंत हुआ करते थे? राष्ट्रकूटों के। राष्ट्रकूटों के सामंत हुआ करते थे। साथियों, परमार वंश की स्थापना उपेंद्र कृष्ण राज ने की थी। किसने की थी? उपेंद्र। यानी स्थापना किसने की थी? उपेंद्र। जो इनका दूसरा नाम था क्या था? कृष्णराज। और इन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। सत्ता का केंद्र कहाँ बनाया? उज्जैन को। इन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया, यानी सत्ता का केंद्र उज्जैन को बनाया। साथियों, परमार वंश में एक शासक हुए श्रीहर्ष। कौन शासक हुए? श्रीहर्ष। श्रीहर्ष। कहीं कहीं पर इनका नाम सिरियक भी मिलता है। सिरियक। इन्होंने क्या किया कि राष्ट्रकूटों से अपनी अधीनता छीनी। जो पहले राष्ट्रकूटों के अधीन कार्य करते थे, इन्हें अपने राष्ट्रकूटों से अपनी अधीनता को वापस लिए और एक स्वतंत्र परमार वंश की स्थापना की। किसने? श्रीहर्ष ने। यानी श्रीहर्ष को स्वतंत्र परमार वंश का संस्थापक कहा जाता है। यानी वास्तविक परमार वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? श्रीहर्ष को। श्रीहर्ष को परमार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसे? श्रीहर्ष। कहीं कहीं पर इसका नाम सिरियक भी मिलता है। क्या मिलता है? सिरियक। साथियों, आगे चलकर परमार वंश के शासक भक्तपति मुंज हुए। क्या नाम था? भक्तपति मुंज। भक्तपति मुंज। साथियों, इन्होंने कुछ उपाधियां ली जो भक्तपति मुंज की
उपाधि पूछ लिया जाता है। क्या उपाधि ली इनने? श्री वल्लभ, श्री वल्लभ। दूसरी उपाधि ली इनने पृथ्वी वल्लभ। और अमोद हर्ष। क्या? अमोद हर्ष। ये इन्होंने 3 उपाधि ली पृथ्वी वल्लभ। किसने? भक्तपति मुंज ने। श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ और अमोद हर्ष। साथियों, इन्होंने एक कार्य और किया। धार जिले में मुंज सागर का निर्माण किया गया। कराया, कहाँ कराया? धार जिले में मुंज सागर का निर्माण कराया। मुंज सागर। साथियों, जो मुंज का उत्तराधिकारी हुआ इसका नाम था सिंधुराज। क्या नाम था? सिंधुराज। सिंधुराज का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था भोज। जो सिंधुराज का उत्तराधिकारी हुआ वो था, यानी मुंज का उत्तराधिकारी हुआ सिंधुराज। सिंधुराज का उत्तराधिकारी का पुत्र हुआ जिसका नाम था भोज। साथियों, राजा भोज ने उज्जैन की जगह धार को अपनी राजधानी बनाया। किसने? राजा भोज ने क्या किया? उज्जैन की जगह धार को अपनी राजधानी बनाया। धार को क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। साथियों, राजा भोज ने क्या? धार को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ पर सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया। किसका मंदिर कराया? निर्माण किया सरस्वती मंदिर का। सरस्वती मंदिर। सरस्वती मंदिर का क्या किया? निर्माण कराया। और धार ही में इन्होंने संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। किसकी स्थापना की? संस्कृत विद्यालय की। संस्कृत विद्यालय। संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। साथियों, अगर सन की बात करें कि राजा भोज ने उज्जैन से धार को कब राजधानी बनाया, तो साथियों नाम आता है 1955। साथियों, राजा भोज के शासनकाल में चालुक्य शासक हुए भीम द्वितीय और कलचुरी शासक कर्ण ने। किसने? भीम द्वितीय और कलचुरी शासक किसने? कर्ण ने। राजा भोज के शासनकाल में मालवा पर आक्रमण किया, जिससे चिंताओं से ग्रस्त होकर राजा भोज बीमार हो गया। क्या हो गया? बीमार हो गया और राजा भोज की मृत्यु हो गई। राजा भोज की मृत्यु कैसे हो गई? भीमद्वितीय और कर्ण ने क्या किया? मालवा पर दोनों ने मिलकर आक्रमण किया, जिससे राजा भोज बीमार हो गया और उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। साथियों, राजा भोज ने भोपाल में एक भोज ताल का निर्माण किया। भोपाल में क्या किया? भोपाल में भोज ताल का निर्माण किया। साथियों, राजा भोज एक बहुत बड़ा ज्ञानी था, कबीर था, विद्वान था और लेखक था, दार्शनिक भी था और ज्योतिषी भी था। क्या था? कबीर था, ज्योतिषी भी था और क्या था? दार्शनिक भी था। इसलिए राजा भोज ने कबीरराज की उपाधि ली। किसकी उपाधि राजा भोज ने? राजा भोज ने कबीर राज की उपाधि ली। साथियों, अगर हम राजा भोज की पत्नी की बात करें
कि राजा भोज की पत्नी का क्या नाम था, तो उनकी पत्नी का नाम था लीलावती। क्या नाम था? लीलावती। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि राजा भोज के दरबार में लगभग 500 से अधिक विद्वान रहते थे, जिनमें से एक का नाम था ऊबट। क्या नाम था? ऊबट। ऊबट। साथियों, जो नहीं ऊबट है, ये वैदिक साहित्यों का बहुत बड़ा टीकाकार था, यानी व्याख्याकार था। क्या था? बहुत बड़ा टीकाकार। ऊबट से एक क्वेश्चन बना, ऊबट किसके दरबार में विद्वान था? तो साथियों, जो ऊबट है राजा भोज के दरबार में था। क्या था ये? क्या काम करता था? यानी वैदिक साहित्य है, इनकी व्याख्या करता था, बहुत बड़ा टीकाकार था। इनने इस पे वैदिक साहित्यों पे कई टीकाएं लिखी हैं। राजा भोज ने खुद स्वयं लगभग 84 ग्रंथ लिखे। कितने ग्रंथ लिखे? लगभग 84 ग्रंथ, जिनमें से प्रमुख हैं साथियों, राजा भोज ने जो महत्वपूर्ण 5 कृतियाँ लिखी हैं, 5 पुस्तकें लिखी हैं, वो इस प्रकार से हैं। आयुर्वेदास्त्र यानी चिकित्सा की पुस्तक है। किसकी? आयुर्वेदास्त्र, चिकित्सा पर लिखी गई पुस्तक है। युक्त कल्पतरु, ये राजनीतिक शास्त्र है, जो किसने लिखा है? राजा भोज ने लिखा है। रामशरण कंठभरण सूत्रधर, किसने लिखा है? वस्तुशास्त्र का आधारित है। कौन सी? रामायण सूत्रधर, यानी राजमंडल राजमतंड योग, जो राजमतंड लिखा है साथियों, एक पतंजलि का भाष्य लिखा हुआ है। किस पे लिखा हुआ है? पतंजलि पर, यानी योग से संबंधित है। राजमतंड जो किताब लिखी है किसने? राजा भोज ने। योग से संबंधित है। सरस्वती कंठभरण, साथियों, जो सरस्वती कंठभरण राजा भोज ने लिखा है, किससे संबंधित है? व्याकरण से संबंधित है। तो ये महत्वपूर्ण बुकें राजा भोज ने लिखी हैं। इनमें से कोई ना कोई एक एग्जाम में पूछी ली जाती है। साथियों, आज हमने चंदेल वंश, परमार वंश पढ़ा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।